मित्रों, आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग आधुनिक भारत की जिस श्रृंखला को शुरू किए हुए हैं, उसी श्रृंखला में आज सीरीज 19 आपके बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाभान्वित अवश्य हो रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सीरीज 19 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। सीरीज 19 का पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, हैरी बेरीलास्ट। ये चार विकल्प दिए गए। तो देखो, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप सबके सामने उनकी डेट लिख दें। तो देखिए, मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम लिख दिया। ये 1828 में आते हैं और 1835 तक रहते हैं। ठीक है, इनके जाने के बाद मेटकाफ आते हैं और मेटकाफ को आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है ना, मेटकाफ। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को आपने देखा ही और हमने आपको बताया था। इसके पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको और याद दिला दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। फिर देखिए, कॉर्नवालिस का अगर हम समय देखते हैं तो 1786 से 1793 इनका समय है। और ये भी आप जान लीजिएगा कि कॉर्नवालिस में एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले, ठीक है, अमेरिका में ब्रिटेन का सेनापति था। ठीक है, ब्रिटेन ने अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ठीक है, उसमें अपना सेनापति किसे बनाया था? कॉर्नवालिस को ही बनाया था। और कॉर्नवालिस के हारते ही, ठीक है, अमेरिका पेरिस की संधि करने के लिए विवश हुआ था। 1783 में पेरिस की संधि करने के लिए विवश हुआ था और उसी के साथ यूएसए एक आजाद राष्ट्र बना था। ठीक है ना। तो ये तो आप जान ही गए। ये हेस्टिंग लिखा है। तो देखो, दो हेस्टिंग आते हैं, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग है। तो देखो, यहाँ पर हम वॉरेन हेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग का जो समय है वो देखो, हम दो लिख रहे हैं। एक 1772 से 1773 लिख रहे हैं। 1773 होना चाहिए था, ये 1773 कर दिया। 1773 से फिर आप ले आ दो 1785 ला दो आप। ठीक है, बीच में एक साल मैकफर्सन रहेंगे एक्टिंग गवर्नर जनरल के रूप में। तो एक चीज आप और याद रख लेना, ठीक है, कि मैकफर्सन, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इनका टाइम हो गया हेस्टिंग का। ठीक है, अब ये दो टाइम क्यों दिया गया? क्योंकि 72 से 73 तक ये क्या हैं? गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर हैं। और 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी या बंगाल आप कह सकते हो हैं। ठीक है, और इसके बाद हैरी वेरीलेस्ट है। तो हैरी वेरीलेस्ट का जो टाइम है वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर हैरी वेरीलेस्ट का टाइम जो है 1767 से 1769 है। ठीक है ना, ये हैरी बेरीलास्ट का टाइम पीरियड है। क्लियर हो गया ना? तो आपने इसे कर लिया। और ये भी आप जान लें कि 65 से 67 जो टाइम है वो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम है। ठीक है, 1760 से 1765 तक, ठीक है, वो बेनस्टार्ट गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो बेनस्टार्ट के छोड़ने के बाद वो आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद हैरी बेरीलेस्ट आते हैं। ठीक है, और 1767 से 1769 तक इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? आप कहोगे कि सर ये प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, इन्हीं के काल में हुआ था। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राट में सबसे लंबा समय किसका था। ठीक है, सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया। तो देखो मित्रों, जो बहादुर शाह हैं, ये बहादुर शाह का समय जो है ये कब तक है, तो आप कहोगे कि सर 1707 से और 1712 है, मतलब लगभग 5 साल है। जहांदार शाह का जो समय है वह 1712 से 1713 तक है। ठीक है, लगभग 1 साल है। फारुखसियर का जो समय है वो आप 1713 उठा लीजिए और 1719 कर लीजिए। ठीक है, और मोहम्मद शाह का जो समय है वो काफी लंबा समय है, 1719 से उठा लीजिए और ले जाएंगे इनको कहाँ तक, 1748 तक। ठीक है ना, तो आपने ये चीजें कर लिया। तो अब ऐसी स्थितियों में आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला आया। ठीक है, पहली चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें और जान लें कि मोहम्मद शाह के काल में ही कुछ और घटनाएं हो रही हैं, उसको भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह के जो दरबार है उसमें अदारंग और सदारंग नामक 2 गायक रहते थे, अदारंग और सदारंग। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखिएगा इनके काल में कि इन्हीं के काल में पहली बार टप्पा, ठुमरी, दादरा और तराना संगीत शैलियों का, ठीक है, पहली बार प्रयोग किया गया है मुगल दरबार में। एक बात आप और याद रखिएगा, कल्चरल मैटर है, वो ये है कि मोहम्मद शाह के काल में ही बली दक्कनी को दक्कन से बुला करके और एक भाषा का विकास किया गया था और उस भाषा का नाम है उर्दू। ठीक है ना, क्लियर। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, क्लियर। और अब अगली बात याद रखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, मराठों के पतन के लिए निम्न में कौन कारण उत्तरदायी थे। तो उसमें 4 विकल्प दे रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय, ठीक है, राष्ट्रीय आदर्शों का परित्याग, दोषपूर्ण सैन्य संगठन, देशी शक्तियों से शत्रुता। देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, ठीक है ना, तो ये पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठे हारते हैं तो इसी के साथ मराठों का पतन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, मराठों का जो पतन है वो यहीं से शुरू हो जाता है। क्लियर। और इसका मतलब ये तो सही हो गया। राष्ट्रीय आदर्शों का परित्याग, जी हाँ, राष्ट्रीय जो आदर्श थे, ठीक है, मराठे धीरे धीरे भूलते चले जा रहे थे। ठीक है, अब क्या था कि देखिए, जब शिवाजी थे तो शिवाजी की जो फौज थी वो कैसी फौज थी, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय फौज थी। ठीक है, लेकिन जब पेशवा शासक बनते हैं तो ये फौज अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। क्लियर हो गया। तो एक चीज तो आदर्श आपने देखा, यहां ये खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है हमारा, जैसे शिवाजी ने मराठा धर्म के नाम पर, ठीक है, जो हमारे बीच में ऊंच नीच, जात पात, बड़ बात का नफरत था, उसको शिवाजी ने मराठा धर्म के नाम से समाप्त कर दिया था। लेकिन जब पेशवा पुनः सत्तासीन होते हैं तो एक बार ब्राह्मणवाद का जो नफरत है, ठीक है, ये पुनः सर उठाता है। और उसका परिणाम क्या आएगा, उसका परिणाम आएगा कि जाहिर सी बात है कि शेष लोग इससे नाराज होंगे। ठीक है, और जो ओबीसी वर्ग आएगा, या आप कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग आएगा, दलित वर्ग आएगा, यह ब्राह्मणवाद के जो बिस्बेल है, ठीक है, इससे असंतोष में हो जाएगी, असंतोष से ग्रसित होगी, और उसी असंतोष का परिणाम ये होगा कि राष्ट्रीय आदर्शों का परित्याग हो गया। ठीक है, और मराठों की जो एकता थी वह अनेकता में बदल गई।
दोषपूर्ण सैन्य संगठन तो था ही इनका, ठीक है। देखिए अभी हमने बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय फौज है, तो अंतर्राष्ट्रीय जब फौज है तो इसमें मुसलमान भी हैं, अरबी भी हैं, फारसी भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, ठीक है। और इन विदेशियों को अच्छे खासे वेतन भी दिए जाते थे, और हमारे जो सैनिक थे, राष्ट्र के जो सैनिक थे, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ युद्ध क्यों करेंगे, लाभ के लिए ही तो करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में जब तक उनका लाभ कब है, जब युद्ध छिड़ेगा, मराठे परेशान होंगे, तभी तो उनका लाभ होगा। तो इस प्रकार से इनमें दोषपूर्ण सैन्य संगठन भी था। देशी शक्तियों से शत्रुता देखिए, जब मराठे चरमोत्कर्ष पर आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। और यही कारण है कि जब पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए जब वो मैदानों में आते हैं, तो उन्होंने किया क्या कि किसी भी देशी शक्ति से सहयोग लेने की चेष्टा भी नहीं की, ठीक है। और परिणाम ये आया कि उत्तर भारत में ये अकेले हो गए, क्लियर। और फिर इन्होंने एक काम ये किया था कि देखिए जो सेना होती है, सेना में यूनिफिकेशन होता है, एक ड्रेस होता है, एक प्रकार की कॉलोनी होती है, एक प्रकार का खान पान होता है, सब कुछ होता है, मतलब उनमें यूनिटी की बात की जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पानीपत के तीसरे मैदान में अपनी सेना को ही दो भागों में बांट दिया था। उसके दो सेनापति हो गए थे, ठीक है। एक क्या हो गया था, वास्तविक सेनापति था, और दूसरा जो है नाम मात्र का सेनापति था। तो जो नाम मात्र का सेनापति था वह कौन था, तो आप कहेंगे कि सर पेशवा के जो बेटे हैं, ठीक है, वो बाजीराव साहब, बाजीराव सेकंड साहब, उनके जो बेटे हैं सदाशिवराव, ठीक है, उनको जो सॉरी विश्वास राव, उनको नाम मात्र का बनाया गया था, जबकि वास्तविक सदाशिवराव भाऊ थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेना के अंदर जो यूनिफिकेशन थी ना, एकता थी ना, वो भी समाप्त हो गई थी। और ये किसी भी सेना के लिए, ठीक है, ठीक नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब सेना के ही दो सेनापति हो जाएंगे तो आखिर सेना किसके आदेश को मानेगी, क्लियर ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों विकल्प सही हैं, तो हम लोग इस पर निशान लगा देते हैं, डी विकल्प हमारा सही है, ठीक है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि मराठे जब तक शिवाजी थे तब तक वहाँ स्त्रियों को युद्धभूमि में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के अधीन आता है तो सैनिकों से ज़्यादा उनकी रखैलें चलती थी, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठों की फौज 45,000 थी, जिसमें से लगभग 22,000 जो है लगभग उनकी रखैलें थी, ठीक है, क्लियर। और अब आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा था। देखिए महलबाड़ी बंदोबस्त जो है हाल्ट मैकांजी का है, और हाल्ट मैकांजी के बंदोबस्त में किसान अपनी भूमि का मालिक बना रहा। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसा बंदोबस्त था जिसमें, ठीक है, भूमि का मालिकाना अधिकार जमींदारों को मिल जाता है, और कल तक का किसान आज अपनी ही भूमि पर एक मजदूर में बदल जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, अस्थाई बंदोबस्त आएगा। रैयत वाणी, रैयत का मतलब ही होता है प्रजा और वाणी का मतलब होता है व्यवस्था। तो सरकार ने कर देने के लिए सीधा किसानों से संबंध स्थापित किया था। तो यहाँ पर भी किसान भूमि का मालिक है, महलवाड़ी में भी भूमि का मालिक किसान है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त में कौन मालिक हो जा रहा है, जमींदार हो जा रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये 5वां क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए कह रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। जी हाँ, सही बात है कि जो प्रथम मैसूर युद्ध है वह किसके बीच लड़ा जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर देखो, एक तरफ हैदर अली है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, तो आप कहोगे दूसरी तरफ सर देखो ये है मराठे हैं, फिर अंग्रेज आ गए, ठीक है, इंग्लिश आ गए, और फिर ये निजाम आ गए, मतलब मैन। तो ये लोग रहे थे, इसका मतलब अंग्रेज तो है ना, तो इसका मतलब ये सही है।
दूसरा मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। देखो यह सही तो है लेकिन सही होते हुए भी अधूरा है, बात को आप समझिएगा। क्योंकि ये जो दूसरा मैसूर युद्ध होता है ये 1780 से 84 के बीच होता है, ठीक है ना। अब देखो 1700 और ये 2 फेज में हो जाएगा, मतलब ये 4 साल हुआ ना, 1780 से 1784, ये 4 साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये जो 4 साल आ रहे हैं इसको आप 2 भागों में बांट देते। देखो 1780 से 1782 और 82 टू 84, ठीक है। तो अब ये चीज देखो, यहां पर तो हैदर अली वार कर रहे हैं, लेकिन हैदर अली पोर्टनोवा के युद्ध में मार दिए गए थे। पोर्टनोवा के युद्ध में ये मार दिए गए। जब ये मार दिए गए तो उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जो है सत्ता का या अपनी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो इसलिए ये आप देख रहे हो कि ये यहां आकर के गलत हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर, तो आप इसका निशान लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर, अधूरी जानकारी दे रहा है। और अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। 1809 ईस्वी की अमृतसर की संधि निम्न में से किस कारण से संपन्न हुई थी। देखिए ये जो संधि है इसके पीछे जो रियल रीजन है, रियल कारण है, ठीक है, वह तो इसमें कोई नहीं है। क्लियर, लेकिन आपको बेस्ट की तलाश करना है। जो आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको इसी में से तलाशना है। क्लियर, लेकिन हम यहां पर आपको बता दें कि ये अमृतसर की जो संधि हो रही है, कि संधि इस पर हस्ताक्षर किसके हैं, तो आप कहोगे कि सर मेटकाफ के हैं। और किसके हैं, रणजीत सिंह के हैं। ये मेटकाफ कौन है, आप कहोगे कि गवर्नर जनरल मिंटो के प्रतिनिधि हैं ये। क्लियर, ये आप कह सकते हैं दूत है। अब एग्जैक्टली ये जो संधि हो रही है अमृतसर की संधि, यह क्यों हो रही है। एक्चुअल में नेपोलियन की चालों से भारत को बचाना के लिए ही यह संधि हुई थी। ताकि देखिए नेपोलियन क्या चाहता था, नेपोलियन चाहता था कि वो फ्रांस से निकले और फ्रांस से निकल करके ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, फिर पंजाब होते हुए वह ब्रिटिश भारत में प्रवेश कर जाए और अंग्रेजों को विवश कर दे। किस चीज के लिए विवश कर देगा वो, तो आप कहेंगे कि सर वो विवश कर देगा लैंड पर युद्ध करने के लिए, थल पर युद्ध करने के लिए। और उस समय फ्रांस से ताकतवर, मतलब लैंड पर, जमीन पर थल सेना जो फ्रांस की थी उससे ताकतवर फौज किसी के पास नहीं थी, ठीक है। और ब्रिटेन निश्चय ही इस युद्ध में हार जाता है। तो ब्रिटेन क्या चाहता है, ब्रिटेन चाहता है कि हम फ्रांस को न तो ईरान में आने दें, न अफगानिस्तान में आने दें, न ही पंजाब में आने दें। तो इसके लिए वो यहाँ के राजाओं से समझौता करता है सबसे, ठीक है। क्लियर, और अब ईरान में वह मिंटो सर मेलकम को भेजते हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान में वह एल्फिंस्टन को भेज देते हैं, वह समझौता कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त, ठीक है, वह पंजाब में मेटकाफ को भेज करके अमृतसर की संधि करते हैं। तो रियल रीजन तो ये है, लेकिन इसमें ये सब तो कुछ लिखा नहीं है, विकल्प तो है नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि देखिए जो अमृतसर की संधि हुई थी, उस अमृतसर की संधि में, ठीक है, ब्रिटिश भारत और पंजाब राज्य दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण भी किया गया था। और ये कहा गया था कि भाई देखो, ठीक है, सतलज नदी जो है ब्रिटिश भारत और पंजाब राज्य की विभाजक रेखा होगी। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर रोक लगा दिया था, ठीक है ना।
क्लियर? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? पहला आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत तलाशना है इसमें। कह रहा है कि विस्तारवादी नीति तथा हैदर अली द्वारा फ्रांसीसी समर्थन और अंग्रेज द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के साथ संधि करना। क्लियर? देखिए, विस्तारवादी नीति किसकी है? विस्तारवादी नीति कौन अपना रहा है? देखो, विस्तारवादी जो नीति अपनाएगा वह अपनाएगा अंग्रेज। एग्जैक्टली अंग्रेज चाहते क्या है, आप इस बात को समझो। अंग्रेजों ने 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया था और उसके बाद उन्होंने बंगाल को बेशर्मी से लूटना शुरू कर दिया था। तो जो इन्होंने पूर्व में लाभ पाया अंग्रेजों ने, वही लाभ ये दक्षिण और दक्कन भारत में चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वह हैदर अली के साथ, ठीक है, ये युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि यही मैसूर का यही जो सुल्तान है यही ताकतवर था। इसको हराए बिना जो है, ठीक है, दक्कन और दक्षिण भारत में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, विस्तारवादी नीति तो थी अंग्रेजों की, तथा हैदर अली द्वारा फ्रांसीसी समर्थन। देखिए, हैदर अली क्या है कि यह फ्रांस का समर्थन लेते थे। ठीक है, और फ्रांस जो है यह अंग्रेजों का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि उस समय देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय। तो फ्रांस जो है सीधे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, ठीक है, या नेता थे, उनको फ्रांस सीधे समर्थन कर रहा था। इसका मतलब वह अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग दे रहा था। ठीक है, और यहाँ भारत में जो है हैदर अली का फ्रांस के साथ जो है वो अच्छा संबंध था। ठीक है, तो ये तो सही हो गया यहाँ तक का। अब अंग्रेज करते क्या है? ठीक है, अभी हमने बताया मेन मतलब मराठा, इंग्लिश और निजाम। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ इन्होंने संधि कर लिया था। तो इसका मतलब ये तो सही हो गया ना भाई, ये तो गलत है नहीं। इस युद्ध में हैदर अली की करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नहीं सर, इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए विवश कर दिया था। इसका मतलब हमारा बी विकल्प, ठीक है, असत्य है और यही हमारा आंसर है। इस युद्ध में हैदर अली नहीं हारे थे, इस युद्ध में अंग्रेज हारे थे और अंग्रेज मद्रास की संधि करने के लिए विवश हुए थे। ठीक है, ये तो सही है। इस युद्ध की समाप्ति 1700, देखिए नीचे लिखा है, मद्रास की संधि से हुई थी। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलोर की संधि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? मंगलोर की संधि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो पहली चीज आप ये याद रखो कि ये मंगलोर की संधि कब होती है, ये पोर्शन आप याद रखो। ठीक है, तो आओ देखते हैं ये कब होती है। 1784 में होती है। अब सवाल इस बात का है किसके बीच होती है? तो आप कहोगे कि सर दो लोगों के बीच होती है, एक टीपू सुल्तान के बीच होती है और दूसरे मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के बीच होती है। ठीक है, और इसी संधि पर वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि ये मैकार्टनी, ठीक है, कैसा व्यक्ति है कि संधि करने के बावजूद भी कर्नाटक खो देता। ठीक है, मतलब इस मंगलोर की संधि का विरोध किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि मंगलोर की संधि के द्वारा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1780 से 1784। ठीक है, तो ये तो समाप्त हो गया, ये सही है। यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई थी, ये भी सही है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को मैसूर का आधा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अंग्रेज
यहां मजबूर था, अंग्रेजों की रुचि भी नहीं थी इस युद्ध में। क्यों नहीं थी रुचि? ठीक है, क्या मजबूरी थी अंग्रेजों की? तो आप कहेंगे कि सर ठीक 1 साल पहले 1783 में पेरिस की संधि हुई थी, और इस पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के हाथों से यूएसए जैसा, ठीक है, एक बड़ा भूभाग, ठीक है, किसके हाथों से निकल चुका था? ब्रिटेन के हाथों से निकल चुका था। ठीक है, इवन कि आप याद रखिएगा कि पेरिस में ब्रिटिश सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता, तो एक व्यापारी भेज करके यह संधि की जाती है। ठीक है, तो अब यूएसए मेंटली डिप्रेस था और वो नहीं चाहता, ब्रिटेन मेंटली डिप्रेस था, वो नहीं चाहता था कि युद्ध चले। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में ये सब गलत बात है। ये श्रीरंगपट्टम की संधि से होता है। जो तीसरा मैसूर युद्ध होगा उससे आधा क्षेत्र जो है ये टीपू को देना पड़ा था। युद्ध में पराजित होने के कारण टीपू सुल्तान को, नहीं गलत है, युद्ध में पराजय कहाँ हुई? ठीक है, ये तो एक समझौता था और समता का समझौता था, तो इसका मतलब ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही क्या हुआ? 1-2 हुआ, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर निशान तो लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण निम्न में से क्या था? भाई युद्ध का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो देखिए कारण तो कुछ भी होते हैं, लेकिन चिनगारी जो लगती है, ठीक है, उसका तत्कालीन कुछ कारण अवश्य होता है। तो इसका मतलब किसी भी युद्ध के 2 कारण होते हैं, एक संचित कारण और दूसरा तत्कालीन कारण है। तो तात्कालिक कारण क्या था? आप कहोगे कि सर टीपू सुल्तान त्रावणकोर को अपना मानते थे। ठीक है, क्लियर? और त्रावणकोर का राजा अपने को स्वतंत्र मानता था। एग्जैक्टली ये जो त्रावणकोर स्टेट था, यह था मैसूर का। मैसूर ने डचों को किराए पर दिया था, और डचों ने क्या किया था? इसे बेच दिया था। और ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने इसी व्यापार का विरोध किया था। क्लियर? बात आप समझ रहे हैं? तो अब सवाल यहां पर है कि जब त्रावणकोर ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया, तो टीपू सुल्तान ने उस स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिए त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। अब कॉर्नवालिस को, जो कुछ में गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनको मौका मिल गया, ठीक है, कि हम त्रावणकोर के लिए युद्ध करेंगे। ठीक है ना? तो अब यहां पर कॉर्नवालिस ने किया क्या कि मराठों और निजाम का एक संघ बना लिया। ठीक है, मतलब मराठा, इंग्लिश और निजाम का पुनः संघ बन रहा है। ठीक है, और इस संघ ने जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया, तो टीपू सुल्तान युद्ध हार गए और वो रंगपट्टम की संधि करने के लिए विवश हुए थे। ठीक है, जिसमें उनका आधा राज्य, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन चला गया था। ये एग्जैक्ट बातें हैं। तो हमारे सामने आंसर क्या लगा? ठीक है, तत्कालीन कारण तो ये है, सी। और संचित कारण क्या है? जाहिर सी बात है कि मैसूर का फ्रांस को झुकना। और आप 10वां देखते हैं, निम्न में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? इसके पहले भी हमने आपको बता रखा था। ठीक है, तो आइए हम आपको पुनः रिवीजन करा रहे हैं। ये बताया जा चुका है। देखिए 1510 का वर्ष है, ठीक है, और पुर्तगाल के गवर्नर हैं अल्बुकर्क। इनका बीजापुर के साथ संघर्ष होता है। ठीक है, लेकिन अल्बुकर्क को क्षेत्रीय
सत्ता के रूप में कृष्णदेवराय ने, जो कि विजयनगर के शासक हैं, इनका सहयोग मिल गया और परिणाम क्या हुआ, बीजापुर हार गया और बीजापुर से उन्होंने गोवा को छीन लिया। क्लियर? तो ये आंसर आपका हम कर देते हैं बीजापुर। ठीक है मित्रों, अब आइए 11वां देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग आंसर करते हैं, उसके बाद तब बात करते हैं। देखिए ये है कोलबर्ट। कोलबर्ट कौन है, तो आप कहेंगे कि सर ये कोलबर्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं या वित्त मंत्री हैं, ठीक है, फ्रांस के। ठीक है, अब देखिए एक डॉक्टर आया था फ्रांस से, एक डॉक्टर आया था बर्नियर। ठीक है, और बर्नियर की किताब है ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बर्नियर चिकित्सक है पेशे से, और इसी बर्नियर ने, ठीक है, अपने वित्त मंत्री कोलबर्ट को सुझाव दिया था कि भारत के साथ व्यापार या ईस्ट के साथ व्यापार हमारे लिए लाभप्रद होगा। इसी के सुझाव को मानकर वित्त मंत्री कोलबर्ट ने, ठीक है, फ्रांस के सम्राट को सुझाव दिया था, ठीक है, कि हम लोग एक कंपनी बना करके और फिर ईस्ट के साथ व्यापार करते हैं। ठीक है, और इस सुझाव को मानते हुए सम्राट ने 35 लाख लिब्र, ठीक है, अलॉट भी कर दिया था। क्लियर? और वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मूल नाम क्या है, सीडीआई ओरिएंटल, सीडीआई ओरिएंटल। ठीक है, सीडीआई ओरिएंटल किसका नाम है, फ्रांस की जो कंपनी है या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी का रियल नाम है। इस सी का मतलब है कंपाजिन, डी का मतलब है डैश, आई का मतलब है इंडीज। कंपाजिन डैश इंडीज ओरिएंटल, ठीक है ना, के नाम से उन्होंने क्या किया था, ठीक है, ये कंपनी बनाई थी। ठीक है, इसमें 35 लाख लिब्र किसका है, ठीक है, आप कहेंगे कि सम्राट का है। ठीक है ना, और लगभग इसके अंदर 54 लाख लिब्र का प्रयोग किया ही गया था। लिब्र क्या है, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा है। आज तो फ्रैंक है लेकिन तब लिब्र थी। क्लियर? और अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 12वां क्वेश्चन? 12वां क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन आप इजी तो जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और गलती हो गई तो आप समझ लीजिए कि मुश्किल में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरफ ये स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ ये कंपनियां दी गई हैं। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, और ये है एस्तादा द इंडीज, पुर्तगाली कंपनी का मूल नाम क्या था, एस्तादा दाई इंडीज। ठीक है, और ये फ्रांसीसी कंपनी है। में कि इन कंपनियों का मुख्यालय भारत में कहाँ था। क्लियर? तो देखिए पांडिचेरी किसका मुख्यालय था, आप कहोगे कि सर फ्रांस का। ठीक है, पांडिचेरी को कहा ही क्या जाता है, फ्रांस की खिड़की कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला का आ गया 5, दूसरा का क्या आया, गोवा। गोवा में किसकी राजधानी थी, आप कहोगे कि सर पुर्तगालियों की थी। अब त्रावणकोर किसका है, आप कहोगे कि सर यह डेन का है। गोवा ये पुर्तगालियों का है। ठीक है, अब नागपट्टनम किसका है, आप कहोगे कि सर ये डेन का है। नागपट्टनम सॉरी ये डच का है। फिर से देखिए, मैं गलत बोल गया था। देखिए पांडिचेरी किसका हो गया, आप कहोगे कि पांडिचेरी सर फ्रांस का है। गोवा किसका है, पुर्तगाल का है। त्रावणकोर किसका है, तो आप कहोगे कि सर डेन का है या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। नागपट्टनम किसका है, डच का है। तो अब हम लोग अगर इसे मिलाएं तो एक के नीचे 5 दो जगहों पर है। फिर गोवा 4। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है।
सी। ठीक है, तेरहवां देखते हैं, निम्न पेशवाओं का सही क्रम क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। क्लियर? तो देखिए कह रहा है बाजीराव फर्स्ट, माधवराव, नारायण राव, बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो आइए हम सबके सामने अगर डेट लिख दें तो इसका मतलब हम मिला लेंगे बड़े आसानी से। तो बाजीराव फर्स्ट का टाइम क्या है, 1720 से 1740 है। माधवराव का समय क्या है, 1761 से 1772। नारायण राव का समय क्या है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 1772 से 1774। और बाजीराव सेकंड का कार्यकाल क्या है, 1796 से कहाँ जाएगा, 1818। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्रम से हैं। ठीक है ना, फर्स्ट इसका आंसर हो गया, 1 2 3 4, 20 के बाद 61 है, फिर देखिए 72 आ गया। ठीक है, और फिर आप ये देख रहे हो 96। ठीक है ना, तो ये क्रमशः है। तो पहला आंसर हमारा सही हो गया। अब हम लोग 14 देखते हैं। 14 में देखिए मराठों की कुछ रियासतें हैं, ठीक है, और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या दिया गया है, भोसले दिया गया है। ठीक है, तो भोसले का मुख्यालय कहाँ था, तो आप बोलोगे कि सर भोसले लोगों ने नागपुर से शासन किया था, गायकवाड़ लोगों ने बड़ौदा से शासन किया था, होलकरों ने इंदौर से किया था, और सिंधिया ने ग्वालियर से किया था। तो आप मिला लीजिए। ठीक है, देखिए भोसले कहाँ से आ रहा है, नागपुर आ रहा है, गायकवाड़ ये बड़ौदा आ रहा है। तो इसका मतलब एक के नीचे 5 आ रहा है, सॉरी गलत हो जा रहा है, ये हट जा रहा है, एक के नीचे 3 आना चाहिए, एक के नीचे 3, ये आया बी। और गायकवाड़ को बड़ौदा कह रहा है, मतलब बी के नीचे 4 आ रहा है, बी इसका आंसर सही है। अब 15 देखते हैं, मराठा साम्राज्य का पतन हो गया बाजीराव प्रथम की मृत्यु से, पानीपत के तृतीय युद्ध से, बालाजी बाजीराव की मृत्यु से, माधवराव की मृत्यु से। देखिए यह क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन अपर्याप्त है। यहां होना चाहिए एग्जैक्टली मराठों का पतन प्रारंभ हुआ, ये होना चाहिए। खैर नहीं भी है तो भी वही लगेगा। ठीक है, अब यहां हमको देखना है बाजीराव प्रथम की मृत्यु से, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानीपत के तृतीय युद्ध से, जी हाँ यहीं से प्रारंभ हो जाता है मराठों का पतन। ठीक है, ये आ गया आपको। सिक्सटीन, अब ये देखिए युद्ध दिए गए हैं और कह रहा है कि कौन सा युद्ध है जो किसी संधि के साथ समाप्त होता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये कब से कब तक हो रहा है परिचित, तो आप ये जानो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है, 46 से 48 हो रहा है। देखो सत्रह सौ 48। अब देखो एक चीज याद रखना कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये कर्नाटक के जो तीनों युद्ध हुए हैं, एग्जैक्टली ये युद्ध जो है यूरोपीय विषय पर लेकर के भारत में लड़ा जाने वाला युद्ध है। और यूरोपीय विषय क्या था? ऑस्ट्रिया की सत्ता के लिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की सत्ता के लिए, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस जब आपस में यूरोप में लड़े तो उनकी कंपनियां इस देश में लड़ गई आकर। क्लियर? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 46 से 48 में लड़ा गया था। और यह युद्ध, ठीक है, किससे समाप्त होता है? तो आप कहोगे कि सर यह युद्ध, ठीक है, 48 में एक्स-ला-शापिल की संधि से समाप्त होता है। क्लियर? अब तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त होता है? आप कहोगे कि सर यह 1763 की पेरिस की संधि में, यहां डेट लिख देते हैं, महत्वपूर्ण चीज हो सकती है आपके लिए। पेरिस की संधि के साथ यह समाप्त होता है। और ठीक है ना, फिर कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब इंग्लिश, मैसूर युद्ध, ये किससे समाप्त होता है? आप कहोगे कि सर ये श्रीरंगपट्टम की संधि, ये कब होती है? 1792 में होती है। फिर कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये किससे होता है? सालबाई की संधि से। 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है, ठीक है। इससे यह समाप्त हो जाता है। तो अब अगर हम मिला लें तो देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के नीचे आ रहा है 4, एक के नीचे 4, 2 विकल्प में दिया गया है, तो खैर एक हमको और बढ़ना पड़ेगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, यह पेरिस की संधि से समाप्त होता है, मतलब बी के नीचे ए, तो बी के नीचे 1, 2 जगह हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मतलब सी के नीचे 5, तो सी के नीचे 5, ठीक है। इसका मतलब 4, 2, 5। प्रथम को देखिए, फिर से मिला लीजिए, ये हमने मिला तो दिया है, खैर एक के नीचे 4 आ गया, ठीक है, एक के नीचे 4 है, ठीक है। और बी के नीचे कितना आ रहा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध ये श्रीरंगपट्टम, बी के नीचे 5, बी के नीचे 5 नहीं दिया है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, सॉरी मैं गलत बोल गया ना, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से होगा ना, 1763, ठीक है। और तो बी के नीचे 1 आनेगा ना, तो ये तो है, तो और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब सी के नीचे 5 ये आ रहा है। और फिर डी के नीचे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये सालबाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसे मिला लें, हम यहां पर कर देते हैं, लिख देते हैं ए मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध A4, बी तृतीय कर्नाटक युद्ध मतलब पेरिस की संधि से तो 1, फिर सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब C5, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये D2, ऐसा नहीं दिया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं। 17 मिलान करें, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो देखो, ये हमने इसके पहले वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन हमने इसको दिया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अगर आपके माइंड पे होगा तो हमने वहां समझाया भी था, फिर भी हम समझा रहे हैं। देखिए, पुरंदर की संधि ये 1765 में हो रही है। किसके किसके बीच हो रही है? शिवाजी और जय सिंह, इनके बीच कोई मध्यस्थ था? आप कहेंगे मनुची था। अलीनगर की संधि किसके बीच हो रही है? आप कहोगे कि बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो रही है, ठीक है, सही है। बनारस की संधि किससे हो रही है?
तो आप कहेंगे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला कर लीजिए, यहाँ शुजा-उद-दौला, और वॉरेन हेस्टिंग होना चाहिए यहाँ, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बीच है ये। फिर कह रहा है बेसिन की संधि किसमें कब हो रही है, पहली चीज तो आप याद रखो कि ये 4 हो रही है, मतलब बाजीराव सेकंड और अंग्रेज के बीच हो रही है, तो इसका मतलब आपका सही हो गया, 31 दिसंबर 1802 को हो रही बेसिन की संधि, ठीक है। तो अब इसको मिलाने में थोड़ा टाइम चला जाता है, ठीक है। वैसे हमने देखिए सबको मिला दिया है, ठीक है। पुरंदर की संधि 1765 में शिवाजी जयसिंह, अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब, ठीक है, कौन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बनारस की संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मतलब सब मिला हुआ है, एक दूसरे के सामने है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 कहाँ है, 1 2 3 4 ये है दिया है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए। अब 18 देखते हैं। देखिए 18 में क्या कर रहा है कि एक्ट दिए गए हैं और उस एक्ट के द्वारा क्या चीज मिला है ये दिया गया है। देखिए कह रहा है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा हुआ क्या, प्रांतों के कानून बनाने का अधिकार पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण, नहीं सर ये तो 1861 का है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, ये हुआ, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हो रही है, इसके तहत हो रही है, ठीक ना। अब महारानी जी की उद्घोषणा कब हो रही है, 1858 की महारानी की उद्घोषणा के द्वारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ये है, ठीक है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं समाप्त हो रही, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त होती है, तो यहां हम लिख देते हैं 1873 के स्टॉक एक्सचेंज एक्ट के द्वारा समाप्त होती है, ठीक है ना। तो लेकिन 1858 की घोषणा के द्वारा मैडम ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में शासन करने का अधिकार ब्रिटिश ताज का मतलब है ब्रिटेन के राजा या रानी के हाथों में चला गया था, ठीक है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ था, आप कहोगे कि सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। और बचा एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या हो गया, आप कहेंगे प्रांतों के कानून बनाने का अधिकार पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण हो गया था, ठीक है। और वीटो का भी राइट्स दे दिया गया था इसी के तहत, ठीक है ना। और वो किसी भी प्रांत की सीमाओं को कम कर सकते थे और बढ़ा सकते थे, ये भी राइट्स उनको दिया गया था। तो अब आप मिला लेंगे, इसका मतलब ए का क्या हो रहा है, आप कहोगे 3 हो रहा है, मतलब A = 3, B = 2, C = 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 4 और D = 1, ठीक है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। ऐसा कोई है यहाँ 3 2 4 1, 3 2 4 1 है, ए विकल्प सही है। अब हम अगला देखते हैं 19वां। देखिए कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और कह रहा है कि आप इनका मिलान कर दीजिए, ठीक है। तो पहली चीज कलकत्ता क्रॉनिकल कब आता है, तो देखिए कलकत्ता क्रॉनिकल जो है ये 1786 में आता है, कलकत्ता से आता है, ये तो ठीक है, ये तो विकल्प एकदम सही दिया गया है। मद्रास कोरियर कब आता है, यह 2 साल बाद आता है, मतलब 88 में आता है, ठीक है। और बंगाल गजट यह भारत से पब्लिश होने वाला पहला समाचार पत्र है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है ये, ठीक है, क्लियर। थोड़ा यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगा, हम अभी बताते हैं आपको। और इसके बाद बचा क्या,
बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे हेराल्ड का क्या आएगा, तो यह है 1789 में आता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आया, तो आप कहोगे कि सर 1432 आया, 1432। ये आ गया। यहां हम आपसे एक चर्चा कर लें कि जैसे देखिए आपने जेम्स ऑगस्टस सिक्की लिखा है, अगर ये चीज आ जाए जेम्स सिल्क बर्किंघम आ जाए, तो आप याद रखिएगा इन्होंने कलकत्ता जनरल का पब्लिकेशन किया था, जनरल, ठीक है, ये इनका अखबार है। और आप याद रखिएगा कि जेम्स सिल्क बर्किंघम को ही आधुनिक पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और ये कब निकला था अखबार, तो देखो इसमें दो डेटें याद रखना, 1817 भी याद रखना, 1818 भी याद रखना, ठीक है। और अब आगे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा 20। देखो 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है, ठीक है ना। तो इसमें नादिर शाह का आक्रमण, सबके सामने सबकी डेट लिख देते हैं, तो आप सही क्रम कर लेंगे। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, 1739 में होता है। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण कब होता है, 1747 भी लिख सकते हो, 48 भी लिख सकते हो। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, 1761 में होता है। बहादुर शाह जफर की ताजपोशी कब होती है, 1837 में होती है। तो कह रहा है क्रम करिए, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली का क्या हो गया, 1748 हो गया ना। तो 39, 48, 61, फिर ये बहुत अंतर हो जा रहा है, तो ये क्रम से तो दिए हैं, क्लियर, इसमें कोई उठापटक है ही नहीं, क्रम से दिया गया है। तो आइए हम लोग निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है मित्रों। ये हमने आपके ये 20 क्वेश्चन किए, और इस 20 क्वेश्चन के साथ और जो सब्सिडरी क्वेश्चंस थे वो आपको मिले, ठीक है। और ऐसी स्थितियों में जो आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी आंखों से के सामने दिखते हैं, ये तो आप अवश्य करें, लेकिन जो सब्सिडरी क्वेश्चन, जो व्याख्या के दौरान आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, आप इस पर जरूर ध्यान दें, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर अब तक 19 सीरीज में अगर आपने रियल ध्यान दिया होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने अब तक कितने क्वेश्चन पर पकड़ बनाई होगी, ठीक है। तो आज अनुमति दीजिए, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक, नमस्ते।